हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों पीएसआईआर ऑप्शनल की क्लासेस को अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक आपको 3 इंपॉर्टेंट सेशंस दिए हैं पीएसआईआर ऑप्शनल पर कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको शुरू कैसे करना है, पीएसआईआर को चूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, आपका सिलेबस मैंने डिस्कस करवाया था, और कुछ अगर अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो बिना किसी कोचिंग की हेल्प के, तो आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए। बहुत एग्जॉस्टिव सोर्सेज की लिस्ट मैंने आपको दी थी। अब फाइनली दोस्तों इस लेक्चर से हम लोग अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगे दोस्तों अपनी क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर है उसका जो पार्ट ए है, या फिर आप इसको सेक्शन 1 जो कह सकते हो, हम वहाँ से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। अब हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कवर करने को, दैट इज यूनिट 1, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। ठीक है, हमें सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी को समझना पड़ेगा, इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, और पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों अगर हम अप्रोचेस के बारे में बात करें तो अप्रोचेस के ऊपर हर साल आपको जितनी भी अप्रोचेस हमारे सिलेबस के अंदर हैं उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर साल के पीएसआईआर ऑप्शनल के मेंस के पेपर के अंदर। अप्रोचेस बेसिकली एक तरीके से एक आपका वे होता है, या एक मेथड आप इसको कह सकते हो कि आप किसी भी चीज़ को कैसे समझते हो, कैसे देखते हो। लेकिन उन वेज एंड मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये वेज एंड मेथड्स, ये जो अप्रोचेस हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ही डिज़ाइन करे गए हैं। पास्ट में बड़े सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्टों के द्वारा। तो आपको सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग समझना पड़ेगा। और क्योंकि आपके ऑप्शनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दें, पॉलिटिकल साइंस को अलग रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को अलग रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस कैसे अलग है पॉलिटिकल थ्योरी से, और पूरे पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर आपको एक टर्म आएगा पॉलिटिकल फिलॉसफी। फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी ये पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या कर रही है, उस टर्म का, उस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, हम इसको भी डिटेल में डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पीवाईक्यूज आपको दे रखे हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी लिस्ट नहीं है पीवाईक्यूज की, और भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इस टॉपिक से, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम पीवाईक्यूज को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी के द्वारा, वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप उसका कंटेंट अच्छे से समझ ना जाओ और उसको अप्लाई करना ना सीख जाओ। तो डायरेक्टली लेट्स हिट द बुल्स आई। हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 2 टर्म है, अगर आप इनकी तरफ ध्यान दो। एक टर्म बात कर रहा है द टर्म पॉलिटिकल के बारे में, और दूसरा यहाँ पर टर्म है थ्योरी। देखो एक बात समझो कि पॉलिटिकल वर्ड जो है वो तो पॉलिटिक्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, राजनीति के साथ कनेक्टेड है। पास्ट में ये वर्ड कैसे यूज करा जाता था वो सारी बातें अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे सामने यहाँ पर है, डैट इज थ्योरी। थ्योरी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बेसिकली आगे चलकर प्रूव कर सको या फिर वो अनप्रूवन रह जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इवेंट को लेकर, किसी भी घटनाक्रम को लेकर, या आपका किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी सर्कमस्टांस को लेकर कोई ओपिनियन है, तो वो पर्सन कोई भी एक अपनी थ्योरी को दे सकता है। थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से जिसने वो थ्योरी दी है, उसके हिसाब से एक लिस्टिंग क्या क्या चीज़ों की होनी चाहिए, और एक लिस्टिंग के क्या क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि थ्योरी एक ओपिनियन ड्राइवन, यानी कि आपका एक सोच विचार है जिसको आप पोर्ट्रे करते हो, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल तरीके से उस इमेज को पोर्ट्रे करते हो, आप डिस्कशन करते हो, और आप चाहते हो कि उस पर डिस्कशन हो। अब वो चीज़ रेलेवेंट है कि नहीं है, प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, वो एप्लीकेबल चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो एक सेकेंडरी बात है।
लेकिन थ्योरी को डिजाइन करते वक्त या देते वक्त किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल फिलोसोफर के ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में एक घटनाक्रम को लेकर जो चीज आ जाती है वो उससे रिलेटेड एक थ्योरी दे देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रैटेजी सेशंस की बात चल रही थी, मैंने उन सेशंस में आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसका रीज़न ये था कि एक तो उसका देश एथेंस ग्रीस पेलोपोनेशियन वॉर में हार गया था और तब उसके देश की सत्ता को चलाने वाले डेमोक्रेटिक रूलर्स थे। दूसरा रीज़न, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वो जिन गुरु को बहुत महान समझता था और अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, सोक्रेटिस, उनको जहर दे दिया गया था। और जहर भी जो दिया गया था सोक्रेटिस को, वो बेबुनियाद बात पर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सच बोला था एक चीज़ को लेकर। सच बोलने पर प्लेटो को ये सदमा लगा उसके दिमाग में कि सच बोलने पर जिस पर्सन को जहर दिया जा रहा है तो वहां की देश की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या जो राजनेता हैं उनका एटीट्यूड क्या ही होगा और ये फ्यूचर को क्या ही आके लेकर जा सकेंगे हमारे देश के। तो प्लेटो ने जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करा, और प्लेटो कुछ टाइम के लिए अपने देश को छोड़कर चले भी गए थे, वो अराउंड द वर्ल्ड वेरियस कंट्रीज को ट्रैवल कर रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, डिप्रेशन में भी जा चुके थे, तब प्लेटो ने अपनी जो उनके दिमाग में चल रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पर, उस सरकमस्टांस, उस सिचुएशन में, उस घटनाक्रम के चलते उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी। अब थ्योरी देना, मैंने आपको बताया, किसी पर्सन के ऊपर कोई बंदिश तो है नहीं कि थ्योरी पर्सन नहीं दे सकता या देनी ही पड़ेगी, या फिर वो थ्योरी 100% ठीक ही बैठेगी, या फिर वो जो पूरी थ्योरी है जिस पर्सन ने दी है, उसको डिजाइन करा है, उसको क्राफ्ट करा है, वो ऑल टुगेदर गलत ही प्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। थ्योरी सिर्फ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक पर्सन के मुख से निकलते हैं, उसके शब्दों का एक उच्चारण होता है। अगर उसने उसको कंपाइल कर दिया है तो वो एक किताब बन जाती है। वरना आप एक चीज याद रखना, कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जिसका हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो पॉलिटिकल साइंस में ही हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर्सन की थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस के जीवन काल में किसी भी बुक को पेन डाउन नहीं करा गया है, इसलिए एक स्टेटमेंट, एक कहावत बहुत फेमस है, वॉट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, वॉट इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। यानी कि प्लेटो जो कह रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, उनका जो भी सोच विचार है, उनके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर जिन भी चीजों को पेन डाउन करके रख रखा है, वो एक प्रकार से सोक्रेटिस की ही दिमाग की उपज है, जिसको प्लेटो शब्दों में बयां करके हमें समझा रहे हैं। और जो प्लेटो है वो सोक्रेटिक है, वो सोक्रेटिस का थॉट है, और जो सोक्रेटिस का थॉट है वही प्लेटो का थॉट है। यानी कि गुरु चेले के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में इतना गहरा संबंध है साइकोलॉजिकल थिंकिंग को लेकर। तो थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट कैसे डिजाइन होता है, सिर्फ अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग को मैं डिकोड करूं तो ये मैंने आपको समझा दिया। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जब आप डिफरेंशिएट करना भी थोड़ी देर के अंदर सीखोगे, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। और सिर्फ अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप हटाकर पॉलिटिकल थ्योरी और साइंस के बीच में जब संबंध को या इनके बीच में डिफरेंसेस को जानोगे, तब आपको ये अंडरस्टैंडिंग वहां पर ज्यादा काम आएगी। लेक्चर्स को करते वक्त दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पिक्चर है या एक वेब सीरीज है जिसका क्लाइमेक्स बहुत ही ज्यादा जोरदार है, कमाल का है, लेकिन उसका कुछ शुरू का जो पार्ट है जहां से वो पिक्चर, जो वेब सीरीज शुरू हुई है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उसको पूरा देखोगे क्योंकि मैंने आपको ये विश्वास दिलाया कि उसका क्लाइमेक्स बहुत बेहतरीन है। सिमिलरली ये जो पेपर है, पेपर 1 सेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज को इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरिस्ट जो बात कह के चले गए अपने जीवन काल में, आपको एज इट इज उनको लर्न करके, इवन आपको अपना दिमाग लगाकर उसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप क्रिएट नहीं कर सकते खुद से कोई बात। प्लेटो ने जो कहा है, सोक्रेटिस ने जो कहा है, एरिस्टोटल ने, मैकियावेली ने, कार्ल मार्क्स ने जो भी बातें कही हैं, आपको उन्हीं की सोच विचार से, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से वो वाली बात लिखनी पड़ेगी।
आप उनको मोल्ड करके आपको क्या ठीक लगता है आप ये वाला काम नहीं कर सकते हो। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड सिलेबस है जिसके अंदर हमारा स्कोप जो है मार्क्स को फेच करने का वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ और एक बोरिंग इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 1 का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि बच्चे इससे फेमिलियर नहीं होते हैं इवन अगर उनके पास 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस रह चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्वेश्चन इससे आते हैं लेकिन धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता चलेगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और जैसे ही आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी थ्योरीज तक पहुंचोगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी थ्योरीज तक पहुंचोगे, चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होती चली जाएंगी और ईजी लगने लगेंगी आपको। तो सबसे पहले हम दोस्तों मीनिंग डिकोड करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर दो स्कॉलर्स के नाम है आपके सामने, आप चाहो तो इंटरनेट से पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन को किसी भी स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हो। एग्जाम में आपके पास रेडीमेड हमेशा हर टॉपिक के रिगार्डिंग दो स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास स्कोप, टाइम और आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी आपको इतना ही अलाउ करेगी कि आपको मुश्किल से एक ही स्कॉलर का नाम याद आ पाएगा और एज इट इज आपको उसको कोड करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर दो स्कॉलर्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप उनकी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू अ स्कॉलर जिनका नाम था जॉर्ज कैटलिन, इनका कहना था पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पॉलिटिकल साइंस आती है और पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है। अब ऐसा आपको यहाँ पर फिक्स मानकर नहीं बैठ जाना है कि पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि जॉर्ज कैटलिन ने कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, तो कल को आप ऐसा एक डायग्राम बनाकर इसको याद कर लो कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप बड़ा होता है इसी के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी आते हैं। ये इस पर्सन के विचार के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि थ्योरी तो एक पर्सन कोई भी दे देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सली करेक्ट हो। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए हर एक पॉलिटिकल फिलोसफर्स के हमें क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि प्लेटो ने अगर कोई थ्योरी दी है उसके क्रिटिक होंगे, और प्लेटो का तो सबसे बड़ा आलोचक प्लेटो का खुद शिष्य था एरिस्टोटल। ठीक है, उसके बाद आधुनिक टाइम में, मॉडर्न टाइम में एक स्कॉलर जिसने प्लेटो की वर्क को पढ़ा, तो वो स्कॉलर ने भी प्लेटो की वर्क को क्रिटिसाइज करा जिसका नाम था कार्ल पॉपर। ठीक है, तो जॉर्ज कैटलिन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी आता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आती है। और जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि जब पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी का मिश्रण बनकर पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म होता है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है, विज्ञान यहाँ पर क्या कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि विज्ञान जो है इट इज कंसर्न्ड विद द मीन्स, और यहाँ पर जो फिलॉसफी है इट इज कंसर्न्ड विद द एंड। अब ये वाली बात सिर्फ इतनी बोलकर हम छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में आप पढ़ोगे ना, एक लाइन हमेशा या दो ये शब्द जो हैं हमेशा आपके सामने आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे, एंड दैट इज मीन्स एंड एंड्स। आज के लेक्चर में मैं शुरू में ही आपको इस चीज को डीकोड करते हुए बता देना चाहता हूं। वैसे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज के अंदर डिटेल में इस चीज की डिस्कशन होती है, हमें कुछ पेजेस पढ़ने पड़ेंगे मीन्स एंड एंड्स की थ्योरीज के, एज वेल एज प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में, मैकियावेली के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मीन्स एंड एंड्स के बारे में। शॉर्ट में मैं लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि कोई सा भी पॉलिटिकल थ्योरीज जो आपके सामने आगे चलकर आएगा फ्यूचर की डिस्कशन में, तो उनके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग मीन्स एंड एंड्स एक ही चीज़ होती है। आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होता है मीन्स एंड एंड्स? बताओ मयूर, क्या समझते हो आप इस वर्ड से मीन्स एंड एंड्स? निर्वैर, कोई भी बताओ। नहीं, पर है क्या मीन्स एंड एंड्स? है क्या? इनपुट है ना, और एंड्स है आउटपुट। ठीक है, काफी हद तक ठीक है आपकी एक्सप्लेनेशन। और जो इनपुट की आप बात कर रहे हो इसको हम जरा थोड़ा सा एक्सपेंड करके खोलते हैं। मीन्स ना दोस्तों याद रखना, हर एक पॉलिटिकल फिलोसफर आपको ये बताएगा कि मीन्स ना उस पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब प्लेटो जब भी मीन्स एंड एंड्स की बात करेगा तो प्लेटो के अकॉर्डिंग, सोक्रेटिस जब भी मीन्स एंड एंड्स की बात करेगा तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉब्स अगर बात करेगा मीन्स एंड एंड्स की तो वो हॉब्स के अकॉर्डिंग है।
कार्ल मार्क्स अगर बात करेगा मीन्स एंड एंड्स की, तो वो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। मीन्स जो है वो एक ऐसे एक्शंस को, ध्यान से समझ जाना, इसको लिख लेना, एक ऐसे एक्शंस को, मेथड्स को और ऐसे रिसोर्सेस को दर्शाता है। बेसिकली आप कौन से साम दाम दंड भेद यूज करोगे जिसको आप यूज करके आप कुछ ना कुछ अचीव कर सको। और वो जो कुछ ना कुछ है ना आपका अचीव करने का जो सपना है, वो है आपका गोल। और ये जो गोल है, इसी गोल को एंड कहा जाता है। तो एंड जो है वो आपके गोल्स हैं, वो आपके आउटकम्स हैं, और वो आपके बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं जिसके लिए बेसिकली आप एम कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर आगे चलकर वैसे आप सबको सीख जाओगे, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूं। प्लेटो ना, जब आप प्लेटो के बारे में पढ़ोगे तो प्लेटो क्या करता है, प्लेटो भाई साहब एक आइडिया देते हैं एक आइडियलिस्टिक फिगर का, जिसको वो बोलते हैं फिलोसफर किंग। ठीक है, और इसके लिए वो एक थ्योरी भी देते हैं, और उस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए वो एक पूरी किताब भी लिख डालते हैं। लेकिन आगे चलकर आपको पता लगेगा, कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आएगा कि जब आपको ये पता लगेगा ये प्लेटो जो थ्योरी दे रहा है ना फिलोसफर किंग की, ये कह रहा है कि फिलोसफर किंग को सत्ता में बैठना चाहिए, डेमोक्रेसी वगैरह तो सब बेकार होती है। यहाँ पर प्लेटो ना एक तरीके से जो एथेंस ग्रीस के सत्ता को चलाने वाले जो राजा और राजा का परिवार था ना, डायरेक्टली तो उससे बोल नहीं सकता कि मुझे सत्ता में बैठा दो, तुम अपने आप को रिप्लेस कर दो और मुझे अपने तुम्हारी कुर्सी पर विराजमान होने दो। तो वो इनडायरेक्ट शब्दों का सहारा लेता है, क्योंकि उस टाइम पर वो जानता था सोक्रेटिस को सच बोलने पर, उसके गुरु को सच बोलने पर जब मृत्यु दंड दे दिया गया, तो प्लेटो के साथ तो और ज़्यादा अनहोनी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो जब फिलोसफर किंग का आइडिया देगा, ये फिलोसफर किंग और कोई नहीं बल्कि प्लेटो ही है, जिसको वो खुद से बयान नहीं कर पा रहा है कि मैं हूँ वो फिलोसफर किंग, मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे देश को पेलोपोनेशियन वॉर से बचा सकती थी। और ऐसा कोई बंदा मेरे गुरु की तरह, सोक्रेटिस जैसा महान इंसान जो कि सच बोल रहा था और आपने उसको जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया, एक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मैं अगर इस देश का राजा होता या मैं इस देश की सत्ता को चला रहा होता, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। अब ये वाली बातें आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी नॉन सेंसिकल लग रही होंगी, इसलिए यहाँ पर आपको ये टर्म समझाया जाएगा कि बड़े सारे थ्योरिस्ट जब पॉलिटिकल थ्योरी को देते हैं, इसलिए हम उनको कभी कभार पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी बोलते हैं, बिकॉज फिलोसफी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंड विद इन अ सर्टेन टाइम, यानी कि टाइम का मतलब मेरा ये है कि वो BC के ज़माने में लिखा गया था, CE के ज़माने में लिखा गया था, ये 1900s की बात है या फिर साल 2000 की बात है। जैसे जैसे दुनिया में घटनाक्रम या वक्त के साथ घटनाक्रम बदलते रहते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है। इसलिए आपको इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स की फिलोसफीज को समझने के लिए उस टाइम को समझना पड़ेगा, जिस संदर्भ के अंदर, जिस टाइम के अंदर और इनके जीवन काल में जो घटनाक्रम हुआ है जिससे इनकी साइकोलॉजी प्रभावित हुई है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप आगे चलकर सीखोगे, कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है वर्कर्स का, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। वो कहता था सारी पावर उसके हाथ में होनी चाहिए, उन वर्कर्स के हाथ में या फिर जो पावरलेस लोग हैं, है ना। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसकी साइकोलॉजी ऐसे कैसे बन गई, आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा उनकी थ्योरीज को अच्छे से एग्जाम में पोर्ट्रे करने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेपर बहुत मार्क्स फैचिंग है। बच्चे लेकिन जल्दबाजी में एक ये गलती कर जाते हैं, थ्योरीज पढ़ ली, पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी थ्योरीज, उनकी किताब और जो आपको स्कॉलर्स कोट करने उसके बारे में रट्टा मार लिया, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा उनको डाइसी फील हुआ और वहाँ पर वो अपना ओपिनियन देने लग गए कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, और आपने वहाँ पर कार्ल मार्क्स, हॉब्स, मैकियावेली इन सबको कोट कर दिया। वहाँ पर आपको जीरो ही मिलेंगे, बिकॉज इस पेपर के अंदर यू कैनॉट अफोर्ड कि आप अपना ओपिनियन दे दो। स्कॉलर्स का ही ओपिनियन मैटर करता है, और जिसकी वो रियल थ्योरी है उसके सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है। आप 2025 के संदर्भ में प्लेटो को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्लेटो सही या गलत था। आप हो कौन पहली बात प्लेटो को सही या गलत कहने वाले?
ठीक है, ये चीज़ एग्जामिनर ऑप्शनल के पेपर में बहुत देखता है, फिर चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, फिलोसफी ऑप्शनल हो, साइकोलॉजी ऑप्शनल, जितने भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले ऑप्शनल हैं उसके अंदर इन सब चीज़ों की आंसर राइटिंग की स्किल्स को बहुत ज़्यादा गौर तरीके से पैनी नज़रों के साथ एग्जामिनर के द्वारा चेक करा जाता है। तो मीन्स एंड एंड्स आपको समझ में आ गया होगा। जॉर्ज कैटलिन बेसिकली हमें ये समझा रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली एक ऐसे एक्शंस हैं, मेथड्स और रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप किसी एक गोल को, आउटकम को या रिजल्ट को अचीव करोगे। तो वो जो रिजल्ट, आउटकम या जो गोल है आपका, वो किसी फिलॉसफी से ही ड्रिवन होगा, क्योंकि जॉर्ज कैटलिन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी का ये काम है कि यहाँ पर फिलॉसफी आपके उस आउटकम को, उस गोल को और उसके रिजल्ट को दर्शा रही है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। जॉन प्लेमिनेट्स, ये भी एक फिलोसफर थे, थिंकर थे। इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिस तरीके से इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को वैसे ही डिफाइन करा कि पॉलिटिकल वर्ड और थ्योरी को अलग करके हमें उसका डिक्शनरी मीनिंग देकर दोनों शब्दों को कंबाइन कर दिया। तो इनका कहना है, जॉन प्लेमिनेट्स का, कि पॉलिटिकल थ्योरी एक एनालिसिस है पॉलिटिकल वोकैबुलरी की, जहां पर आप बेसिकली जो पॉलिटिकल टर्म्स जो यूज होते हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं, आप उनके बारे में क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करते हो, उनको फिर वेरीफाई करते हो और फिर जस्टिफाई भी करते हो, ताकि आप उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी टिप्पणी दे सको, और वो भी पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के संदर्भ में, यानी कि पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स आप उसके ऊपर दे सको। तो यहां पर जो वर्ड है क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब ये है, जॉन प्लेमिनार्ड्स की इस डेफिनेशन को अगर आपको समझना है तो आपको इस शब्द की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्रिटिकल। यहां पर इनका क्रिटिकल का मतलब ये है कि आपको जब भी कोई थ्योरी आपके सामने आती है तो जॉन प्लेमिनार्ड्स ना बहुत ओपन अप्रोच के साथ, खुले दिल के साथ एक बात कहते हैं कि किसी भी थ्योरी को ना ऐसी एक्सेप्ट मत कर लो। सबसे पहले तो ये जानो कि उस थ्योरी के, जिस पर्सन ने उस थ्योरी को दिया है, गुड और बैड एस्पेक्ट्स क्या हैं या गुड और बैड पॉइंट्स क्या हैं। अब गुड और बैड पॉइंट्स आप पता कैसे लगाओगे? उसको बेसिकली एग्जामिन करके इस प्रकार से कि आप उसको वेरीफाई कर सको। और वेरिफिकेशन किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी की कब होती है? एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कहने का मतलब ये है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको ये देखना है क्या आपके देश में, जिस राज्य में आप रह रहे हो अपने देश में, वहां पर फिट बैठ रही है? क्या आपकी सरकार आपके राज्य के या देश के वर्करों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही है? क्या सारी पावर एलाइटिस्ट लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, क्या आपके देश में क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है क्या? कि बिजनेसमैन और जो सत्ता में बैठी जो पॉलिटिकल पार्टी और जो लीडर्स हैं, उनकी मिली भगत से ही सरकार चल रही है क्या? वर्करों का, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हित बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है क्या? तो आपको गुड और बैड पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए एग्जामिन करना है उस थ्योरी को, फिर उसको वेरीफाई करना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अप्लाई करके देखो कि आपके देश में उस पर्सन की थ्योरी फिट बैठ रही है क्या। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी के लिए आपने आज के लेक्चर में ये वाला कॉन्सेप्ट समझा फिलोसफर किंग का, प्लेटो का। तो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या हमारे देश में सही बैठता है क्या? बिल्कुल सही नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे देश में किंग और क्वीन जैसा कोई चीज़ ही नहीं होती है। वी डू नॉट फॉलो मोनार्किकल सिस्टम। हम यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम अगर ये बोल भी दें कि रियल पावर इन 5 लोगों में से एक बंदे में लाया करती है हमारे देश में, जिसको हम अपने देश में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, पीएम। लेकिन फिर भी हम कभी भी पीएम वर्ड को साथ में मतलब इकलौता इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं पावर लाइज इन पीएम एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहां पर हम पीएम को फिलोसफर किंग कह सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर प्लेटो की थ्योरी फेल हो जाएगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, सिर्फ 2025 में नहीं, आजादी से लेकर अभी तक ये प्लेटो की थ्योरी हमारे देश में काम आ ही नहीं सकती है। हाँ, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट, फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट को देते हुए जो क्वालिटीज प्लेटो ने बोली थी कि फिलोसफर किंग के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए,
तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि प्लेटो की फिलोसोफर किंग की उन क्वालिटीज़ को बोरो कर कर हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को इन सारी बातों को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बना सकें। और जैसा प्लेटो का भी मकसद था कि खुशहाली आए उसके एथेंस और ग्रीस में, वो भी एक वेलफेयर सिटी स्टेट बने। हम यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जॉन प्लेमिनार्ड्स भाई साहब सही कह रहे हैं हमें कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें पॉलिटिकल वोकैबलरी को पहचानना है। हम शब्द सीख गए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, उसका मीनिंग क्या है, फिर उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे हम पूरी थ्योरी को, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को, उस थ्योरी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल वोकैबलरी यूज़ हुई है, फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि एक कॉन्टेक्स्ट में, इस ज़माने में, इस सिचुएशन में, आज के आधुनिक टाइम में ये चीज़ सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स को पेश करते हुए कि नहीं जी, ये थ्योरी इस पॉलिटिकल फिलोसफर की आज के संदर्भ में दुनिया के किसी देश के किसी कोने में अप्लाई नहीं करी जा सकती है। हाँ, ये अप्लाई करी जा सकती है। हाँ, ये वाली थ्योरी पूरी तो नहीं लेकिन 50% अप्लाई करी जा सकती है। तो जॉन प्लेमिनार्ड्स की पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू जॉर्ज कैटलिन की डेफिनेशन। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स है ना, भूल जाओ जॉन प्लेमिनार्ड्स के बारे में और जॉर्ज कैटलिन के बारे में 2 मिनट के लिए, लेकिन ये वाले पॉइंट्स आपको एक आर्ग्यूमेंटेटिव पावर देंगे अपने आंसर को लिखते हुए। अब जैसे मैंने आपको प्लेटो की थ्योरी अभी आपने स्टार्ट भी नहीं करा है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, आज आपकी पहली क्लास है ये, लेकिन मैंने प्लेटो के फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट को आपको बताया और इंडिया के संदर्भ में उसको अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको बताया। इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि प्लेटो के फिलोसफर किंग को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर बताओ। ये आपको अपने आंसर में खुद से कभी कभार बताना पड़ेगा, जहां पर आपको मौका लगे कि मैं ये वाला पॉइंट पोर्ट्रे कर सकता हूं या कर सकती हूं अपने पेपर के अंदर, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जनरल स्टडीज़ के पेपर के अंदर भी हम बात करते हैं कि हमारा आंसर थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, दूसरे कैंडिडेट से बेटर होना चाहिए। तो कहाँ, कौन से ज़माने के अंदर, कौन सा साल था जब प्लेटो ने फिलोसफर किंग की थ्योरी को दिया, और आज 2025 के भारत के संदर्भ में आप उसको वेरीफाई कर रहे हो कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर ये एप्लीकेबल है तो उसके कुछ पॉइंट्स एक बंदे के लिए तो नहीं, क्योंकि हमारे देश में मोनार्किकल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा ज़रूर फॉलो करे जा सकते हैं उसके फिलोसफर किंग के पॉइंट्स। और कौन से, वो आप जब सीखोगे तो आप अप्लाई करना याद कर लोगे, जब प्लेटो के पॉइंट्स को, थ्योरीज को, तब आप अप्लाई करना सीख जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और सबसे पहले ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे सामने, थ्योरी, फिलॉसफी और विज्ञान, इन सबके आगे एक प्रीफिक्स ऐड हो रखा है पॉलिटिकल। तो सबसे पहले हमें थ्योरी, फिलॉसफी और साइंस से भी पहले हमें वर्ड सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल वर्ड का क्या मतलब है। ये पॉलिटिकल वर्ड का जो ओरिजिन है, ये एक वर्ड से हुआ है, पोलिस, जिसका मतलब होता है सिटी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप इसको गूगल सर्च करोगे ना पोलिस टर्म को, तो आपको सिटी के अलावा कुछ पेजेस आपको शो करेंगे सिटी स्टेट की डेफिनेशन। अब सिटी स्टेट कुछ भी नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था आपको भी पता है, जहाँ जहाँ सरकारें वगैरह नहीं बनी थी पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में, तो वहाँ पर एक एरिया होता था जो कि अपने आप में सिटी भी है और अपने आप में एक स्टेट भी है, यानी कि नेशन स्टेट, कंट्री को हम कह रहे हैं। तो आप उनको सिटी एंड स्टेट अलग अलग करके बोल लो, या सिटी स्टेट जैसे हम नेशन स्टेट बोलते हैं आप एक साथ बोल लो। अगर मैं एग्जांपल देकर आपको इसका मीनिंग समझाऊं, तो आप आज के संदर्भ में प्रेजेंट ज़माने के अंदर कुछ एरियाज का नाम आप जानते होंगे जो कि अपने आप में सिटी तो है और वो कंट्री भी है, जैसे वेटिकन सिटी, सिंगापुर, ये अपने आप में एक सिटी स्टेट की डेफिनेशन को जस्टिफाई करती हैं। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओरिजिन बताया जा रहा है आपको पॉलिटिकल वर्ड का। और पॉलिस टर्म जो है, ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, ये एक सिटी है या सिटी स्टेट है। तो पुराने ज़माने के अंदर जब इस टर्म का ओरिजिन हुआ पॉलिटिकल वर्ड का,
तो ये क्या था? सिटी स्टेट तो मतलब आप एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कंट्री मान लो, जैसे आज आपका इंडिया है, रशिया है, चाइना है, आप ऐसा मान लो, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा देखा जाता था कि कोई भी जगह एक सिटी स्टेट या एक पॉलिस तभी बन सकता है जब वो एक ऐसी जगह हो दुनिया के किसी कोने के अंदर जहाँ पर लोगों की दुनिया कॉमन हो। लोगों की दुनिया से कहने का मेरा मतलब ये है कि उनका रहन सहन, उनके कल्चर के कुछ नियम्स, जिसको आप क्या कहते हो, नॉर्म्स, है ना, वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल कॉमन तरीके से फॉलो करी जा रही है। तो उन लोगों ने एक जगह को चुना है रहने के लिए, और सारे लोगों का जो रहन सहन का अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने का जो तरीका है, अपने जीवन व्यापन का जो तरीका है, वो सिमिलर लाइंस पे चल रहा है। और ऊपर अम्ब्रेला खड़ा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस का या कुछ नॉर्म्स का, यानी कि रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। और ऐसे ही लोगों को आगे चलकर बोला गया कि जो लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहे हैं और जिन्होंने आगे चलकर अपनी जनरेशंस को बढ़ाया, यानी कि वो उस जगह पर रह रहे थे, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, तो कुछ पीढ़ियां बीत गई उनको वहां पर वक्त बिताते हुए, लेकिन वो हल्का फुल्का जरूर डेविएट हुए होंगे उन नॉर्म्स, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से, लेकिन फिर भी जिस जगह पर वो रह रहे थे, चाहे थोड़े बहुत उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तू मैं हुई, आपसी तनबन हुई, लेकिन फिर भी आज भी वो उसी जगह पर रह रहे हैं। और ऐसे चलकर निर्माण निर्माण होता है इतिहास में कम्युनिटीज का, ठीक है। इसलिए हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब कम्युनिटी या कम्युनिटी सिस्टम की बात करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ के खुद के कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ड्रेसिंग सेंस होती है, फूड हैबिट्स होती हैं, इवन उनके कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स भी पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स के लगभग सेम होते हैं। तो वो सेम होते कैसे हैं? बिकॉज वहाँ पर उनका इतिहास एक पर्टिकुलर जगह के साथ एसोसिएटेड है। वो जगह भले ही चेंज हो गई हो, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी एक कॉमन दुनिया बनाई थी। और कॉमन दुनिया का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। इसलिए जब रूल्स एंड रेगुलेशंस की किसी कम्युनिटी के अंदर बात आ जाती है, तो ये वर्ड पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स बन जाता है, क्योंकि कम्युनिटी का मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कम्युनिटी को जब भी मैनेज करा जाएगा, कम्युनिटी छोड़ दो, आप अपनी ब्लॉक, आप अपनी सोसाइटी, आप जहाँ पर भी रहते हो, आप एक देश का पार्ट हो, आपको भी तो एक प्रॉपर तरीके से जो मैनेजमेंट वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। नॉर्मल सी अगर हम बात करें, कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स ना बनाई गई हो, है ना, या फिर वहाँ पर एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन हो कि ट्रैफिक लाइट तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, लाल बत्ती पर आपको अपनी गाड़ी को नहीं रोकना है, ठीक है। लाइट चाहे कोई सी भी हो, आपको जगह दिख रही है तो आप निकल जाओ। कम्युनिटी को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के थ्रू, एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हम मैनेज कर रहे हैं। अब इस मैनेजमेंट का डिसीजन जो है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमेशा जो रूल्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगी, जो रूल कर रही होगी, उसकी संख्या कम होगी एज कंपेयर टू, सॉरी, जो रूलर्स होंगे उनकी संख्या हमेशा कम होगी जिनके ऊपर वो रूल कर रहे होंगे। जो रूल्ड सेक्शंस होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई करो, ये है नागरिक और ये है सरकार। तो ये बनाते थे, या इन्होंने जब अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, या कम्युनिटी आप ऐसा कह लो कि कम्युनिटी ने जब सिलेक्ट करा, 100 लोग हैं, 2 4 5 10 को चुन लिया कि आप 10 लोग, 5 लोग, 2 3 लोग, हम पूरे के पूरे 100 लोगों के लिए कुछ ऐसे कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जिसके अकॉर्डिंग हम लोग स्मूथ फ्लो अपनी लाइफ का चला सकें, हमारे बीच में तू मैं कम हो, हम एक ही जगह पर रह सकें, और एरियाज, रिसोर्सेज, पानी, या हंट करके कोई एनिमल को लेकर आ रहे हैं, या फॉरेस्ट से कोई चीज़ कलेक्ट करी, तो हमारे बीच में तू मैं आपसी तनबन ना हो, हम सब एक घर परिवार की तरह रहें, हमारे बीच में एक बॉन्ड रहे। तो एक वर्ड को नोट डाउन कर लो आप, जब कम्युनिटीज बनना शुरू हुई तो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल फीलिंग उभर कर आना शुरू हुई।
इसको आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल फीलिंग या आप इसको एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड कह सकते हो, उनके बीच में आना शुरू हुआ कम्युनिटी के निर्माण के साथ दुनिया में, जब इतिहास में कम्युनिटीज बनना शुरू हुई। और वो था आ, अच्छा बॉन्ड फैमिली, अच्छा बॉन्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में। एक कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कि नंबर ऑफ फैमिलीज रह रही हो, वो सारा एक ही खानदान का पार्ट ना हो। जैसे एक एरिया है, एक गांव है, वहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो हर एक घर के अंदर एक फैमिली है, लेकिन वो सारे घर एक गांव के साथ एसोसिएटेड है, तो वो गांव एक कम्युनिटी का पार्ट है। तो उनके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड की फीलिंग है ना। और उस स्ट्रांग बॉन्ड को हम लोग एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड को दर्शाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोजाइवनेस। और कोजाइवनेस हमेशा एक फीलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, वी फीलिंग। और कम्युनिटी जैसे जैसे करके आगे चल के ग्रो होती गई, उनके बीच में कोजाइवनेस, ये जो वी फीलिंग है, बड़ी होती गई। और एक कम्युनिटी है वर्सेस दूसरी कम्युनिटी, इनके बीच में आगे चलकर इतिहास गवाह है इस चीज का, जिसको आप पॉलिटिकल फिलोसफर्स की लैंग्वेज में भी समझोगे। पॉलिटिकल फिलोसफर्स बताएंगे, जैसे पेलोपोनेशियन वॉर हुआ, तो ये कोई एक माइथिकल वॉर नहीं है कि हम इमेजिन कर रहे हैं पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था। प्लेटो हमें बताता है अपने वर्क से, हमें तो नहीं पता था, प्लेटो ने बताया, लेकिन पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था। हमें एथेंस ग्रीस के रिकॉर्ड से पता लगता है कि एथेंस ग्रीस एज अ सिटी स्टेट, एज अ नेशन स्टेट, उस टाइम पर नेशन स्टेट वैसे वर्ड यूज नहीं होता था, सिटी स्टेट ही कहता था प्लेटो, तो वो हार गया था, उसकी बदनामी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो आगे चलकर कम्युनिटीज के बीच में, जैसे एक कम्युनिटी है अलग और दूसरी कम्युनिटी है अलग, इनके बीच में आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स या जो वॉर्स हुए वो इसलिए हुए क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में, एक कम्युनिटी के अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी बताएंगे आपको, उनके अंदर वी फीलिंग डेवलप हुई, उनके अंदर कोजाइवनेस डेवलप हुआ, लेकिन दूसरों के साथ वो हमेशा दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को देखते थे दे फीलिंग के साथ। और ये वर्ड है, मतलब ये वी फीलिंग दे फीलिंग ना, हम एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में वर्ड है जो कि इतिहास में किसी ना किसी ने दी है, इस कोजाइवनेस, इस वी फीलिंग, इस स्ट्रॉन्ग यूनिक बॉन्ड को विद इन द कम्युनिटी मेंबर्स को दर्शाने के लिए। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं वी फीलिंग और दे फीलिंग के वर्ड्स। और कम्युनिटीज को डिफाइन जब करा जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो वो इसी के साथ करा जाता है, वी एंड दे फीलिंग के साथ। तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस, या साइंस को छोड़ो एक मिनट के लिए, पॉलिटिकल जो है वो पॉलिस वर्ड के साथ एसोसिएटेड था, जो कि एक जगह है, ठीक है। जब वहां पर उस जगह पर लोगों ने रहने का डिसाइड करा, तो वो बना उनका एक कॉमन वर्ल्ड। अब वहां पर मेंबर्स को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना जरूरी है, यानी कि कम्युनिटी के मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए उसकी मैनेजमेंट जब होने लगी कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा, जैसे आज के संदर्भ में सरकार जो है उसके लोग कम है एज कंपेयर टू पूरी भारत की संख्या, 180 करोड़, 200 करोड़, 140 करोड़ की आबादी भारत की, सरकार चलाने वाले मुश्किल से 50-100 लोग, 500 लोग, है ना। तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। इसी प्रकार से कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए जो रूलर्स थे एज कंपेयर टू रूल्ड, उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी पूरी कम्युनिटी ने इनको इस जिम्मेदारी दी कि आप बनाओ हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आप बताओ कि इस कम्युनिटी को फंक्शन कैसे करना है, ताकि डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इनहेंस हो सके विद इन द कम्युनिटी एंड ऑल्सो अबाउट द कम्युनिटी। विद इन द कम्युनिटी जो है वो प्रेजेंट कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस काम आते हैं, यानी कि आज जो बनाए गए हैं। लेकिन पूरी कम्युनिटी के लिए अगर एक जर्नलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, तो वो एक फ्यूचर में जो कम्युनिटी आपकी जब गवर्न होगी उसके लिए भी वो काम आएंगे, आज के ज़माने में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इसलिए जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के और साइंस के डिफरेंसेस को देखोगे ना जब मेरे साथ, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद ही यही है कि कुछ कुछ चीज़ों को जर्नलाइज करना, यानी कि एक यूनिवर्सल तरीके से पोर्ट्रे करना। लेकिन ये तो आज का मीनिंग हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का। जब ये पूरा पॉलिटिकल वर्ड इसके साथ
एसोसिएटेड टर्म्स, पॉलिस, कम्युनिटी, ये सब जब इमर्ज हुए थे ना, तब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जनरलाइज करने की बात करी जाती थी। और जब भी आप ये डिसीजन मेकिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करोगे पॉलिटिकल साइंस में, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, पुराने जमाने के थिंकर्स की बात करोगे, स्पेशली मैकियावली, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, तो आप हमेशा याद रखना रूल्स एंड रेगुलेशंस या डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, ऐसे लंबे चौड़े शब्दों को अगर आपको बचाना है ना एग्जाम में, तो आप सिंपल सा एक वर्ड यूज कर लिया करो, नॉर्म्स। ये आपके रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, इतने लंबे चौड़े वर्ड से आपको बचा लेगा, क्योंकि वहां पर चैलेंज अगेन आपके लिए होगा कि आंसर आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म करना है अपना। ठीक है, तो ये है टर्म पॉलिटिकल। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? बताओ, निर्वैर, मयूर, सत्यम। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।